हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको आयुष्यन के बारे में बताऊंगा कि आयुष्यन होता क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं आपका। क्योंकि हाल फिलहाल में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने अपनी एक रेड लिस्ट जारी करी है। इंडिया भी क्या कर रहा है, अपनी रेड लिस्ट बना रहा है। जैसे कि रेड लिस्ट कौन बनाता है, आपका आयुष्यन बनाता है। तो जानते हैं आयुष्यन की रेड लिस्ट होती क्या है आपका, और भारत अपनी रेड लिस्ट में किन किन चीज़ों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है, वो समझते हैं इस वीडियो में। पहले बात करते हैं ज़रा आयुष्यन के बारे में। आयुष्यन का पहले तो हमें पूरा नाम याद होना चाहिए। आयुष्यन का जो पूरा नाम है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज, ये इसका क्या है, आपका पूरा नाम है। अगर मैं बात करता हूँ, पूरा नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार आयुष्यन की। अगर मैं स्थापना की बात करता हूँ, स्थापना जो हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस, स्थापना जो हुई थी फ्रांस में हुई थी। जबकि मुख्यालय की अगर मैं बात करूँ तो मुख्यालय जो है आपका स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। इसका उद्देश्य, यानी कि हम आयुष्मान बनाते क्यों हैं, इसका उद्देश्य भी तो समझना पड़ेगा ना। उद्देश्य जो है आपका, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, ये क्या बोला है। तो प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग का मतलब होता है कि हमें प्राकृतिक संसाधन, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इनका इस तरीके से उपयोग करना है ताकि हम भी इसका यूज़ कर लें और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी क्या करें, उनके लिए भी ये क्या रहें, संरक्षित रहें। मतलब इस तरीके से उपयोग करना पड़ेगा कि हम भी उपयोग करें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या रहे, ये संरक्षित रहे आपका। ठीक है। तो हाल ही में आयुष्मान ने तो रेड लिस्ट बहुत पहले जारी कर दी थी। आयुष्मान की मैं बात करूं 1964 में क्या दे देता है, ये रेड लिस्ट दे देता है आपका। इसको आगे पढ़ेंगे रेड लिस्ट होती क्या है। अब इसमें देखो जरा, भारत जो आयुष्मान का सदस्य बना, तो आयुष्मान का सदस्य भारत बना 1969 में। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय जो था, इसके माध्यम से भारत क्या बना, आयुष्मान का सदस्य बना। पर पहली एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको, जो आयुष्मान है ना, वो एनजीओ है। एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संगठन नहीं है आपका। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं आप सरकारी संगठन समझ रहे इसको, सरकारी संगठन नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपका। भारत कब सम्मिलित होता है, 1969 में। अब आयुष्मान के प्रोटेक्टेड एरिया देखते हैं, कितने प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। तो कुल मिला के 6 प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, यानी कि संरक्षण क्षेत्र। पहला ये हो जाएगा आपका कैटेगरी फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। फिर दूसरी कैटेगरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ये दोनों एक ही कैटेगरी होती है। कैटेगरी फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी है। अब इनमें समझते हैं इन कैटेगरी में होता क्या है। पहली कैटेगरी है, कैटेगरी ए जो है आपकी, इसमें सख्त प्राकृतिक रिजर्व, यानी कि ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ एकदम प्रतिबंधित कर दी जाती, मानवों का जाना एकदम बंद कर दिया जाता है। ये कौन सी जगह होगी, तो अगर मैं बात करूँ, ये पोलर वाला जो रीजन होता है, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पोलर रीजन। ये पोलर रीजन में मानवीय गतिविधियाँ एकदम प्रतिबंधित कर दी जाती है। अब ऐसा क्यों करते हैं, उसका कारण है क्योंकि जो ये पोलर क्षेत्र है, यहाँ पर एक क्या मिलता है, ध्रुवीय भालू मिलता है। ध्रुवीय बियर बोलते हैं, ध्रुवीय भालू। अब ये ध्रुवीय भालू जो है, इसका हैबिटेट, इसका जो आवास है, वो कौन सा है, वो जो आवास है वो आपका पोलर रीजन है। बर्फ़ वाला क्षेत्र होता है, हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, ये पोलर रीजन इसका क्या है, आवास है। लेकिन अगर हम मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित ना करें तो उसके कारण क्या हो जाएगा, मानव यहाँ भी जाने लग जाएंगे। जब मानव भाई चांद पे जा सकते हैं तो ये तो क्या है, पृथ्वी पर ही जगह है आपकी, यहाँ भी जाएंगे। अब जब इस एरिया में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस एरिया में थोड़ा सा प्रदूषण बढ़ेगा। जब प्रदूषण बढ़ेगा तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये जो बर्फ़ होगी यहाँ की, ये बर्फ़ पिघलने लग जाएगी। अब बर्फ़ पिघलने लग जाएगी और इसका जो हैबिटेट है, इसका जो आवास है ध्रुवीय बियर का, वो क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगा। और नष्ट होने से फ़र्क ये पड़ेगा कि ये जो प्रजाति है ध्रुवीय भालू, एक टाइम के बाद क्या होने लग जाएगी,
क्रिटिकली इंजर्ड होने लग जाएगी। क्रिटिकली इंजर्ड का मतलब होता है अति संकटग्रस्त होने लग जाएगी। अब जब ये अति संकटग्रस्त हो जाएगी और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, ये विलुप्त हो जाएगी। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये पोलर रीजन संरक्षित करना पड़ता है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, कैटेगरी फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है। अब देखो कैटेगरी फर्स्ट बी, वन्य क्षेत्र। अब देखो ये जो है आपका, ये एक नेशनल पार्क है। अब इसमें एक ऐसा जोन होता है आपका, ये वाला जोन जो होगा, जो क्या कर दिया जाता है, जो एकदम प्रतिबंधित कर दिया जाता है, मानवीय गतिविधियों के लिए क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में ऐसी चीज़ें रखी जाती है, ऐसे जीव रखे जाते हैं जिनको क्या होता है, मानव से खतरा होता है, जिनको मानव मारता है। अब जब इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले रीजन में रख देते हैं, इनको क्या रख देते हैं, इस वाले रीजन में रख देते हैं। तो ये कैटेगरी फर्स्ट बी के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बढ़े, कैटेगरी सेकंड जो होती है नेशनल पार्क, ये काम की है, इंपॉर्टेंट होगा, पेपर में आएगा कि कई बार पूछ लेगा कि भारत ने राष्ट्रीय उद्यान बनाए तो आईयूसीएन की किस कैटेगरी को ध्यान में रखकर बनाए हैं। कैटेगरी सेकंड को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करते हैं। कैटेगरी थर्ड जो होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक स्मारक या विशेषता होती है, जो उसको प्राकृतिक स्मारकों को क्या करते हैं, हम संरक्षित करते हैं, वो कैटेगरी थर्ड के अंतर्गत आती है। उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन कैटेगरी हमारे पास सेकंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद कैटेगरी जो फोर्थ है आपकी, आवास प्रजाति प्रतिबंधित क्षेत्र जो हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। और कैटेगरी 5 जो होगी, संरक्षित परिदृश्य या समुद्री परिदृश्य, समुद्री जीवों को बचाने के लिए भी क्या करता है, आयुष्मान काम करता है आपका। इसकी रेड लिस्ट में कई समुद्री जीव हैं आपके। और कैटेगरी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, जिस पर ये शुरू से ही क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। अब समझते हैं इसके कुछ अदर संरक्षित क्षेत्र होते हैं, अदर प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, जिसमें एक आता है जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र, अगला आता है टाइगर रिजर्व आता है, बाघ को भी संरक्षित करने की बात करता है आयुष्मान। और एलिफेंट रिजर्व जो होते हैं ये भी आयुष्मान के अंतर्गत आते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये भी आयुष्मान के अंतर्गत आते हैं, ये भी उसके क्या हो जाएगी, संरक्षण क्षेत्र में क्या है, सम्मिलित है। अगर बात करें हम, भारत ने क्या करा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसको क्या बोला जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब ये क्या है, इसमें क्या करा हमने, कुछ तो हमने क्या बनाए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, कुछ हमने क्या बनाए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए हैं, कुछ हमने संरक्षण रिजर्व बनाए हैं, और कुछ हमने सामुदायिक क्षेत्र बनाए हैं। तो ये किसके अंतर्गत बनाए हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। लेकिन अगर मैं बोलूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि आयुष्मान की कैटेगरी, कैटेगरी जो क्या हो जाएगी, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत हम किसका निर्माण करते हैं, नेशनल पार्क। तो पूछ लेगा आपसे कि जो आपका क्या है, नेशनल पार्क, यानी कि भारत ने आयुष्मान की किस कैटेगरी के अंतर्गत नेशनल पार्क का गठन करता है, तो कैटेगरी 2 के अंतर्गत नेशनल पार्क का गठन होता है। अगर मैं बोलूँ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आयुष्मान की किस कैटेगरी के अंतर्गत होता है, तो कैटेगरी 4 होती है आपकी, कैट 4 लिख दिया मैंने, कैट 4। इसके अंतर्गत किसका निर्माण करते हैं हम, इसके अंतर्गत हम वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये जो दोनों थे आपके, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमने कब बनाए, ये हमने 1972 में बनाए। 1972 में जब हमारा कौन सा बना था, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था आपका, तो उस समय हमने क्या बनाए, दो चीज़ें बनाई, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। अब ये जो कंजर्वेशन रिजर्व आता है, संरक्षण क्षेत्र जो आते हैं, इनको आयुष्मान की किस कैटेगरी के अंतर्गत हमने निर्माण करा है, तो आयुष्मान की कैटेगरी नंबर 5, ये कैटेगरी नंबर 5 जो होती है, इसके अंतर्गत हमने किसका निर्माण करा, संरक्षण रिजर्व का करा। और ये जो सामुदायिक रिजर्व होते हैं, ये हमने बनाए हैं कैटेगरी नंबर 6, आयुष्मान की जो कैटेगरी नंबर 6 हो जाएगी, इसके अंतर्गत हमने सामुदायिक रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व बनाए हैं। जैसे ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में बने थे, वैसे संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व जो बने थे आपके, ये 2002 में बनाए हमने। कब बनाए, 2002 में।
तो हमें याद रखना पड़ेगा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बने थे, और लास्ट में हमने इसी एक्ट में क्या करा था, संशोधन करा था, और इसके तहत हमने क्या कर दिया था 2002 में संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व बना दिए थे। कैटेगरी याद रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान कैटेगरी नंबर 2, वन्यजीव अभ्यारण्य कैटेगरी नंबर 4, और कंजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी नंबर 5, और कम्युनिटी रिजर्व कैटेगरी नंबर 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट, जिसमें मैं शुरू में बोल रहा था कि रेड लिस्ट, ये रेड लिस्ट होती क्या है। अब रेड लिस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे लिए काम के एक दो चीज़ें होंगी, जैसे एक्सटिंक्ट करके एक हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, काम का हो जाएगा। एक वाइल्ड एक्सटेंड करके ये भी काम का हो जाएगा। एक ये क्रिटिकली इंजर्ड क्या हो जाएगा, क्रिटिकली इंजर्ड, ये भी हमारे लिए काम का है। अब देखें ये होते क्या है, इन पे बात करते हैं। पहली बात, एक्सटिंक्ट क्या होता है, विलुप्त। विलुप्त का मतलब हो जाएगा कि जो प्रजाति अब एकदम ही क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जो पृथ्वी पर दिखती नहीं है। लेकिन हम कैसे बता दें भाई कि कोई प्रजाति विलुप्त है, यानी कि कुछ ना कुछ तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, जिससे हम क्या करेंगे, घोषित करेंगे कि ये प्रजाति क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट 50 ईयर का अध्ययन करते हैं। लास्ट 50 साल का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर लास्ट 50 साल में कोई प्रजाति हमें नहीं दिख रही है, कोई भी प्रजाति हमें क्या नहीं दिख रही है, ज़मीन पर नहीं दिख रही है, पृथ्वी पर नहीं दिख रही है, तो हम उस प्रजाति को क्या कर देते हैं, विलुप्त घोषित कर देते हैं। वो प्रजाति क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है आपकी। अगर इसके बाद दूसरी जो होती है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि जंगल में विलुप्त। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होगा आपका कि कोई प्रजाति ऐसी होगी जो जंगलों से तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं। संरक्षण का मतलब हम उसे कहीं, उसका जो आवास है उसको क्या करते हैं, संरक्षित करने की। यानी कि जैसे मान के चलो, हमने क्या कर दिया, कोई आपका नेशनल पार्क में एक एरिया बना दिया, बफर जोन बना दिया। ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई एक प्रजाति विशेष रूप से रहेगी, यानी कि एक प्रजाति इस वाले क्षेत्र में हम रखेंगे। क्यों रख रहे हैं हम इसको, क्योंकि भाई वो क्या है, जंगलों से विलुप्त हो चुकी है, और हमें क्या करना, उसको बचाना है और उसकी संख्या को बढ़ाना है। जब उसकी संख्या बढ़ेगी तो हम फिर से उसको क्या कर देंगे, जंगलों में छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जंगलों में छोड़ देंगे। अगर हम उसको जंगलों से लाकर इन जगहों पे संरक्षित ना करें, तो होगा ये कि कल के दिन क्या हो जाएगा, कि पूरी की पूरी प्रजाति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आपकी। तो इसलिए जंगलों से तो विलुप्त हो चुके हैं, हमने क्या करा, उनको एक प्राकृतिक आवास से निकाल कर अपन उनके लिए क्या बना दिया, एक आवास बना दिया, जहाँ क्या कर रहे हैं, हम उनको संरक्षित कर रहे हैं और उनके प्रजनन क्षमता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आपका। ठीक है, तो ये प्राकृतिक आवासों से हमने निकाल कर क्या रख दिए, हमने उनके लिए एक अलग से आवास बना दिया, जहाँ हम उनको क्या रख रहे हैं, उस प्रजाति को रख रहे हैं। अब इसके बाद क्रिटिकली इंजर्ड, यही तीन हमारे पास काम के हैं। क्रिटिकली इंजर्ड का मतलब हो जाएगा गंभीर रूप से संकट, मतलब बहुत कम जनसंख्या बची है जिनकी। अगर मैं बात करूं इसका जो डाटा है, तो हम कितना डाटा लेते हैं, हम लास्ट 10 ईयर का डाटा लेते हैं। कितने, लास्ट 10 ईयर का डाटा लेते हैं। लास्ट 10 ईयर के डाटा में अगर किसी प्रजाति की जनसंख्या में 90% की कमी दिखती है, 90% की कमी दिखती है, तो हम उसको क्या घोषित कर देते हैं, क्रिटिकली इंजर्ड घोषित कर देते हैं, अति संकटग्रस्त प्रजाति घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अति संकटग्रस्त प्रजाति। ये क्या होगी आपकी, यानी कि इसको बचाना पड़ेगा भाई, किसी भी तरीके से क्या करना पड़ेगा, इस प्रजाति को बचाना पड़ेगा। इसके बाद आता है संकटग्रस्त, ये भी थोड़ा सा काम का है। संकटग्रस्त का मतलब हो जाएगा, इसमें भी लास्ट 10 ईयर का डाटा लेंगे। लास्ट 10 ईयर का डाटा लेंगे। अगर किसी प्रजाति में लास्ट 10 सालों में 70% की कमी देखी जाती है, 70% की क्या देखी जाती है, कमी देखी जाती है, तो हम उसको किस में रख देते हैं, संकटग्रस्त प्रजाति में रख देते हैं। अब ये भी है एक, इसमें ध्यान रखेंगे, लास्ट 10 ईयर का डाटा इसमें भी लेते हैं। लास्ट 10 ईयर के डाटा में क्या हो जाता है, अगर किसी प्रजाति में 50% की कमी आती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, मध्यम जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन हमारे पास काम के यही है, कौन सा, क्रिटिकली इंजर्ड हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा, एक्सटेंट इन द वाइल्ड हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजाति हो जाएगा। इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप चाहे तो नीचे के भी पढ़ सकते हैं, मैंने तो दे दिया इस PDF में। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ के कौन कौन से हो जाएंगे रेड लिस्ट में जो रखे हैं हमने। तो एक आप ध्यान रख सकते हैं, ये
कश्मीरी रेड स्टेक जो हो जाएगा, हंगुल बोलते हैं हम इसको, ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारी रेड लिस्ट में शामिल है, आयुष्मान की रेड लिस्ट में शामिल है। ठीक है। और ये जो है आपका डाचीगामा नेशनल पार्क, सुना होगा आपने, डाचीगामा नेशनल पार्क में मिलता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में मिलेगा, आपका क्रिटिकली इंजर्ड हो जाएगा, यानी कि अति संकटग्रस्त में है। ठीक है। कुछ और स्पीसीज हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आगे ज़रा, ये बर्ड है, कुछ बर्ड भी दे रखी मैंने आपको, इन बर्डों को भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे जब आप नेशनल पार्क पढ़ेंगे ना, उसमें सारे की सारी स्पीसीज बताई जाती है कि कौन सी रेड है, कौन सी क्रिटिकली इंजर्ड है, और कौन सी क्या हो जाएगी आपकी, एक्सटेंट हो चुकी है आपकी। अब देखो, अब जो भारत ने नेशनल रेड लिस्ट जारी करी है, हमें उसको जानना है। भारत ने अक्टूबर 2025 में क्या करी है, एक लिस्ट जारी करी है। लिस्ट मतलब एक आबू धाबी में क्या हुआ है, एक सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन में भारत ने कहा कि भारत अपनी क्या बनाएगा, रेड लिस्ट बनाएगा, और इसमें क्या करेगा, बहुत सारी प्रजातियों को रखेगा जो इसको क्या लगेगी, संकटग्रस्त की ओर लगेगी या अति संकटग्रस्त लगेगी। इसमें लगभग लगभग 11,000 स्पीसीज को इसने रखने की बात करी है, और 2030 तक ये गोल पूरा करने की बात करी है। यानी कि नेशनल रेड डाटा बुक जो निकलेगी हमारी, निकलेगी तो 2030 में, लेकिन ये काम कब से करने लग गया इस पर, अक्टूबर 2025 से। यानी कि आबू धाबी में एक सम्मेलन हुआ, उसमें भारत ने कहा कि भारत भी क्या बनाएगा, अपनी रेड लिस्ट बनाएगा, जो जो इसे लगेंगे कि संकटग्रस्त है या अति संकटग्रस्त है, उनकी क्या बनाएगा, एक लिस्ट बनाएगा, ताकि हमें पता तो लगना चाहिए कि हमें किसको संरक्षित करने की ज़रूरत है, किस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वजह से क्या बना रहा है भारत, अपनी क्या बना रहा है, रेड लिस्ट बना रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब देखो, ये देखें, ये जो है, ये आबू धाबी में जो सम्मेलन हुआ था, ये आबू धाबी देख रहे होंगे, इसमें क्या करा भारत ने, बोला कि हम क्या करेंगे जी, अपनी रेड लिस्ट बनाएंगे। अब देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना हमें, नेचर 2030 याद रखना पड़ेगा हमें। ये क्या है, ये आयुष्मान का एक प्रोग्राम है, आयुष्मान का एक प्रोग्राम है। इसमें क्या कहता है आयुष्मान, आयुष्मान ने 3-4 मुद्दे रखे इसमें। एक तो बोलेगा कि लैंड, इसकी थीम जो हो जाएगी, एक लैंड ज़मीन है आपकी, एक वाटर है, एक क्लाइमेट है, एक क्या है, ओशियन है, और एक क्या है, पीपुल। ये 5 ध्येय वाक्य रखे हैं नेचर 2030, यानी कि वन नेचर वन फ्यूचर क्या है, इसकी तो थीम है आपकी, लेकिन इसके प्रमुख 4 जो प्रॉपर्टीज़ है आपकी, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। कौन 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 सी है, एक लैंड हो गई, एक वाटर हो गई, एक पीपल हो गई, एक क्लाइमेट हो गई, और एक क्या हो गई, ओशियन। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेचर 2030 का संबंध किससे, आयुष्मान के, आयुष्मान का क्या है, एक प्रोग्राम है। ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।